आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब लोग मिले हैं कम समय में काम की बात। आप सब लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप सब लोग बहुत अच्छे से इस सेशन में मेहनत भी कर रहे होंगे। शानदार तरीके से चीजें आप लोगों को समझ में भी आ रही होगी। आज हम सब लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार चीजों को समझिए कि आज हम सब लोग क्या पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर तरीके से ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो एक एक करके आप लोग देखिएगा। आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बातचीत करने वाले हैं। हमारा सेशन क्या है भाई, तो आप लोगों को जो पसंद आता है, कम समय में काम की बात, कम समय में काम की बात, ये हम लोगों का सेशन है। सिलेक्शन सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा आप लोगों को दिक्कत किस चीज को लेकर के होता है कि जो भी आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होता है, बार बार आप लोग क्लास में भी बोलते रहते हो, तो मैंने इसका काट निकाला है और मैंने अभी तक आप लोगों को क्लास में सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे हमने याद करा दिए हैं। सारे के सारे शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हमने आपको याद करा दिए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को मैंने अभी तक आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 78 यानी 78 तक के भी मैंने आप लोगों को पूरे तरीके से याद करा दिया है। आज की क्लास में हम लोग इसी से आगे की ओर हम लोग बातचीत करेंगे। तो एक एक करके मेरी बातों को ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्टिकल 76 से। आर्टिकल 76 में किसकी बात करी गई है भाई, तो भारत का एक महान्यायवादी होगा, यानी भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजी होगा। और इस एजी को अपॉइंट कौन करेगा, देश का राष्ट्रपति करेगा। और ये देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होंगे। ये भारत सरकार के वकील के तौर पे काम करेंगे। भारत सरकार के पक्ष को भारत की किसी भी अदालत में रखेंगे। सदन के दोनों सदनों में संसद के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा। जब हम आपकी बात करते हैं आगे डिस्कशन करते हैं आर्टिकल 79। तो जब हम आर्टिकल 79 के बारे में बात करें तो हमने क्या बोला भाई, हमारे देश का क्या होगा, तो हमारे देश का एक संसद होगा, हमारे देश का एक पार्लियामेंट होगा। आपने बोला कि ठीक है सर, अब इस पार्लियामेंट बनेगा कैसे, तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों के मिलने से पार्लियामेंट बनेगा। ठीक है, तो बन तो गया, लेकिन हमको यह भी तो आपको समझना है कि सर आर्टिकल 80 में किसकी बात करी गई है, तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा की बात करी गई है। आर्टिकल 80 में किसकी बात करी गई है भाई, राज्यसभा की बात की गई है। और जब राज्यसभा के बारे में बात करें तो हमारे संसद में उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। आपके कौन से सदन के रूप में, उच्च सदन और द्वितीय सदन के रूप में जाना जाता है। आपने बोला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हम आर्टिकल 81 के बारे में बात करें, आर्टिकल 81 के बारे में बात करें, तो आर्टिकल 81 में हम किसको लेकर के आए भाई, तो आर्टिकल 81 में हम लोग किसको लेकर के आए भाई, लोकसभा। और लोकसभा क्या है, हमारे संसद का प्रथम सदन है, लेकिन लोअर हाउस है। और यहां पे जो सदस्य होते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से चुन के आते हैं, यहां पे जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष तौर पे चुन के आते हैं। आपने बोला कि चलो सर ठीक है, लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा है उसके काम को कैसे हम लोग चलाएंगे, इसके भी बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। तो आर्टिकल 89 में, अनुच्छेद 79 में, जो राज्यसभा के जो आपके सभापति होंगे यानी जो चेयरमैन होंगे उनके बारे में बात किया गया है। जो राज्यसभा के आपके डेप्यूटी चेयरमैन होंगे उसको आपने यहां पे समझा है। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा आर्टिकल 89 में करी गई है। जब हम आर्टिकल 93 के बारे में बात करें तो यहां पे लोकसभा के जो स्पीकर हैं और जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उनके बारे में बात की गई है, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात की गई है। जो राज्यसभा लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके बारे में बात की गई है, यानी हमारे संसद के दोनों सदन हैं, उन दोनों सदन को चलाने के लिए आपके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन की जरूरत है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष को हम चेयरमैन कहते हैं, सभापति जो आपके उपराष्ट्रपति पदेन होते हैं। फिर उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी को डिप्यूटी चेयरमैन, उपसभापति बनाया जाता है। उसी तरीके से आर्टिकल 93 के अंतर्गत, 93 के अंतर्गत लोकसभा के स्पीकर और आपके डिप्यूटी स्पीकर की बात करी गई है।
पे क्या हो जाता है कि संसद के दोनों सदनों के बीच में गतिरोध हो जाता है। आपने बोला कि चलो ठीक है गतिरोध हो जाता है, तो उस गतिरोध को तोड़ने के लिए, क्या किया जाता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। उस गतिरोध को तोड़ने के लिए क्या बुलाया जाता है, तो उस गतिरोध को तोड़ने के लिए ज्वाइंट सेशन आपके बुलाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। जब ज्वाइंट सेशन आपके बुलाया जाता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष आपके करता है। 108 हो गया भाई। 108 अनुच्छेद के बाद जब हम आपसे बात करते हैं तो कौन सा होगा भाई, आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110। जब हम अनुच्छेद 110 के बारे में जब बात करें, अनुच्छेद 110 में आप लोगों को समझने की जरूरत है कि किसके बारे में डिस्कशन किया गया भाई, मनी बिल की बात की गई है, धन विधेयक, जिसके ऊपर कौन फैसला लेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। और धन विधेयक का विशेष अधिकार किसका है, लोकसभा का है। राज्यसभा को भेजा जाएगा। अगर 14 दिनों में आपने उसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन दिया तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं दिया तो हम समझेंगे कि आपने भेज दिया है। तो इसके बारे में अब देखो आर्टिकल 112 को देखिए, अनुच्छेद 112। बार बार हम लोग बजट की बात करते रहते, हमारे संविधान में कहीं पे भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन हमारे संविधान में आपके किसके, तो एनुअल फाइनेंशियल आपके स्टेटमेंट की बात की गई है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। किसकी बात की गई भाई, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो राष्ट्रपति के आदेश से, जो केंद्र सरकार में जो वित्त मंत्री होता है वो संसद के पटल पे आपके रखेगा। और इसी वार्षिक वित्तीय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग बजट कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे संविधान में कई संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन तब भी हम अपने संविधान के नेचर में संघीय व्यवस्था को देखते हैं, उसी तरीके से बजट की कई चर्चा नहीं करी गई है, लेकिन तब भी आर्टिकल 112 में जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसी को हम बजट के रूप में समझते हैं। आपने बोला कि सर ये सारी चीजें क्लियर है, कोई पे भी हमें दिक्कत की बात नहीं है, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने कर लिया, इसमें हमें कोई भी दिक्कत की बात आपके नहीं है भाई। तो आर्टिकल 89 में भी हमने देख लिया, 93 में भी देख लिया, हमने 110 भी देख लिया, और उसके बाद हम सब लोगों ने आगे भी देख लिया। अब हम सब लोगों को आगे क्या देखना है, तो हम लोगों को यहां पे देखना है कि जब हम अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हमारे किसके बारे में बात की गई, कोर्ट के बारे में बात की गई है, यानी न्यायालय के बारे में बात की गई है। और उस न्यायालय में भी किसकी बात करी गई है, सर्वोच्च न्यायालय की बात करी गई है, उच्चतम न्यायालय के बारे में बात की गई। इसके बारे में अभी बात समझ में आ गया। तो 124 से लेकर के 147 के बारे में बात करें तो इसमें हमने किसके बारे में बात करी भाई, सुप्रीम कोर्ट की बात करी। हमने आप सब लोगों को, आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि चलो ठीक है सर, ये पूरी बात हम समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 124 से लेकर के 147, अब यहां पे कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसको ध्यान से हम लोगों को समझने की जरूरत है। इससे पहले एक आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल 123। जब हम आर्टिकल 123 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 123 में क्या है, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है भाई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसका मतलब है कि संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन अगर अनुपस्थित है किसी कारणवश, तो भाई इसका मतलब है कि दोनों में से एक एब्सेंट है, तब तो भाई कोई बिल एक्ट बन ही नहीं सकता है। जब कोई बिल एक्ट नहीं बन सकता है तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट को यह है कि ऑर्डिनेंस ला सकता है। उसके बाद 124 से 147 आपके सुप्रीम कोर्ट की बात, 123 में अध्यादेश की बात। अब यहां पे एक आर्टिकल का डिस्कशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो आर्टिकल क्या हो जाता है, 143। जब आर्टिकल 143 के बारे में बात करें तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट हमारे एक परामर्शी न्यायालय के तौर पे काम करता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे एक परामर्शी न्यायालय के तौर पे काम करता है। तो आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि परामर्शी न्यायालय,
यानी प्रेसिडेंट को यह पावर है कि जब भी उसको लगेगा तो किसी भी लीगल सब्जेक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से वो राय ले सकता है। किसी भी, यानी प्रेसिडेंट आपके सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। उस सलाह को मानना या ना मानना वो किसके ऊपर? अभी प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो आर्टिकल 143 में यह बात करी गई है। 143 के बाद आर्टिकल हम 148 के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 148 के बारे में बात करते हैं। तो जब आर्टिकल 148 के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे, जब 148 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो आप लोगों को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि 148 में किसके बारे में भाई? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं, उसके बारे में बात किया गया है। और 151 के साथ ही पार्ट 5 खत्म हो जाएगा। उसके बाद 152 के बारे में बात आएगी। उसके बाद किसके बारे में बात आएगी भाई? तो 152 के बारे में बात आएगी। और जैसे हम 152 के बारे में जब हम बात करेंगे, जैसे 152 के बारे में हम लोग बात करेंगे तो किसके बारे में आ जाएगा? तो आपके राज्य के बारे में आ जाएगा, आपके स्टेट के बारे में आ जाएगा। और स्टेट का मतलब सीधे तौर पे आप लोगों को समझना है कि राज्यपाल के बारे में आ जाएगा। तो आपने बोला कि सर ठीक है, ये सारी बातें, इसका मतलब क्या है कि जब अनुच्छेद 152 से लेकर के जब हम 237 तक देखेंगे तो इसमें सारे के सारे स्टेट यानी राज्य की बात आ जाएगी। और फिर इसके बाद हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद में चलते हैं। 308 से लेकर के 323 आपको पता है कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्शन के बारे में, यानी निर्वाचन के बारे में आ जाते हैं। निर्वाचन के बारे में, तो निर्वाचन के बारे में जब हम बात करते हैं, इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो 324 से लेकर के 329 तक की बात करी गई है। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक की बात। अब 3 प्रकार के आपातकाल हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 352, इसमें किस प्रकार का आपातकाल है भाई? तो ये आपके सीधे तौर पे ये राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, जो आपके बाह्य आक्रमण की स्थिति में, जो आपके बाह्य आक्रमण की परिस्थिति में पहली बार, या आपके सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, या युद्ध की घोषणा हो जाए उस समय में यह करी जाएगी। आर्टिकल 356 के बारे में जब हम बात करते हैं तो 356 में आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की जाएगी। इसमें किसकी व्यवस्था की जाएगी भाई? राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की जाएगी, राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 में किस चीज की व्यवस्था की जाएगी? तो 360 में आपको वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था, यानी आज तक ये वित्तीय आपातकाल हमारे देश में, फाइनेंस इमरजेंसी हमारे देश में आपके नहीं लगा है। आज तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। बात समझ गए? और ये जब भी आपातकाल को घोषणा करने की बात आएगी तो ये कौन घोषणा करेगा? ये देश का राष्ट्रपति करेगा। आपने बोला कि सर ये सब चीज सही है। 368 में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद 368 में आपके संविधान के संशोधन की बात, यानी हमारे संविधान में क्या हो सकता है? तो हमारे संविधान में संशोधन आपके हो सकता है। हमारे संविधान में क्या हो सकता है भाई? संशोधन हो सकता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है, हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है। यह बात अनुच्छेद 368 में करी गई थी। तो इसी के साथ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद की जो बात आपकी बार बार करी जाती है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आज के बाद से आर्टिकल्स को लेकर के, आपको शेड्यूल को लेकर के, पार्ट्स को लेकर के कतई भी किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात है आपके होमवर्क की कि भाई होमवर्क आप लोगों को बताना है, होमवर्क बताइए। तो सबसे पहला होमवर्क आप लोगों के अंदर क्या है भाई? 3 मैं आप लोगों को पूछ देता हूं, एक मैं आपको बात करता हूं। अनुच्छेद, चाहे ऐसे मैं कहता हूं कि भारत के महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल होगा, भारत का महान्यायवादी होगा, उस महान्यायवादी के बारे में डिस्कशन हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि सर हमारे संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अगर इसके बारे में बात करें तो हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में की गई है? और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है, तो वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो कहां पे करी गई है? बहुत सारे साथियों का कहना है कि सर आप इंग्लिश में लिख दिया करो। ये शॉर्ट वीडियो में हिंदी इंग्लिश में लिखने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए चूंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं तो हिंदी लिख देता हूं, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं साथ साथ में इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी बोल देता हूं। हमें पूरा
भरोसा है कि ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आज के बाद से पॉलिटी में इन सारी चीजों के ऊपर टेंशन खत्म होगा। अब एक क्लास संविधान संशोधन के ऊपर आएगी, पॉलिटी की चिंता आपकी समाप्त हो जाएगी। आप इस सेशन में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक करना, आंसर जरूर बताइएगा, आप लोग भारी से भारी संख्या में बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।